नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल स्टोरीज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप ज्ञान और चिंतन की हमारी यात्रा में शामिल हुए हैं। इस चैनल पर हम जीवन की शाश्वत सच्चाइयों से प्रेरित, दिल को छूने वाली और आत्मा को जगाने वाली कहानियों की गहराई में उतरते हैं। आज हम आपके लिए दिल को छूने वाली कहानी लेकर आए हैं, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। विकल्पों, परिणामों और मुक्ति के मार्ग की कहानी। यदि आपको ये कहानी प्रेरक लगती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कभी भी ऐसी कहानी न चूके जो दुनिया को देखने के आपके नजरिए को बदल दे। आए शुरू करें। पंजाब के धूप से सराबोर खेतों में, जहां नीले आसमान के नीचे सुनहरे गेहूं लहरा रहे थे, हरप्रीत सिंह नाम का एक आदमी रहता था। सतलुज नदी के किनारे बसा उसका गांव चटक हरे और भूरे रंगों का एक आंगन था, जहां परिवारों की बातचीत और पीतल के बर्तनों की खनक सुनाई देती थी। 40 के आसपास के एक हटे कट्टे किसान हरप्रीत अपनी तेज बुद्धि और गर्मी के सूरज की तरह भड़कते गुस्से के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन बुवाई और कटाई के चक्रों की तरह पूर्वानुमानित लगता था, जब तक कि उनके कर्मों का भार उनके अस्तित्व के धागों को उधेड़ने नहीं लगा। हरप्रीत के पास अपने पिता से विरासत में मिली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह गेहूं और गन्ना उगाते थे। उनकी पत्नी जसविंदर कौर अपने 2 बच्चों सिमरन और गुरजीत की देखभाल करती थीं और साथ ही घर का काम भी शांति से संभालती थीं। गांव वाले हरप्रीत की कड़ी मेहनत का सम्मान करते थे, लेकिन उनके निर्दयी स्वभाव के बारे में कानाफूसी करते थे। उनकी छवि अक्सर दूसरों की कीमत पर मुश्किल सौदेबाजी करने की थी। अगर किसी पड़ोसी की फसल बर्बाद होती तो हरप्रीत उसकी जमीन उसकी कीमत से कुछ ही कम दाम पर खरीद लेता, जिससे उसकी जमीनें बढ़ती जाती जबकि दूसरे अपनी विरासत गंवा बैठते। ये तो बस व्यापार है, वो असंतोष की बुदबुदाहट को अनदेखा करते हुए कहता। एक तपती दोपहर जब हरप्रीत अपने खेतों का जायजा ले रहा था, बलदेव नाम का एक कमजोर सा आदमी उसके पास आया। बलदेव एक विधुर जिसके कोई संतान नहीं थी, हरप्रीत के खेत के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा रखता था। अचानक कीटों के प्रकोप से उसकी फसलें सूख गई थीं और वो कर्ज में डूबा हुआ था। हरप्रीत जी, बलदेव ने कांपती आवाज में विनती की, मुझे मदद चाहिए। साहूकार मेरी जमीन छीनने की धमकी दे रहा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं या शायद उचित दाम पर मेरा प्लॉट खरीद सकते हैं? हरप्रीत की आंखों में अवसर की चमक थी। उसे संकट में पड़ा पड़ोसी नहीं बल्कि अपना साम्राज्य बढ़ाने का मौका दिखाई दे रहा था। बलदेव, मुश्किल वक्त सबके लिए है, उसने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। मैं तुम्हारी जमीन खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि बाजार मेहरबान नहीं है। मैं तुम्हें इसके लिए 10,000 रुपये दूंगा। बलदेव का चेहरा उतर गया। जमीन की कीमत उस कीमत से कम 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन हताशा ने उसके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। भारी मन से उसने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और अपने परिवार की विरासत हरप्रीत को सौंप दी। गांव में विरोध का शोर मच गया, लेकिन हरप्रीत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी मर्जी से काम लिया। उसने उस शाम अपने आंगन में बरगद के पेड़ के नीचे चाय की चुस्की लेते हुए जसविंदर से कहा। जसविंदर ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, हरप्रीत, वेद हमें सिखाते हैं कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। जो बो, उसके प्रति सचेत रहो। हरप्रीत हंस पड़ी और उसकी बातों को बुढ़िया की कहानियां कहकर खारिज कर दिया। कर्म तो बस बच्चों को डराने वाली कहानी है, उसने कहा। मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूँ। महीने बीतते गए और हरप्रीत की दौलत बढ़ती गई। उसके खेत लहलहा उठे और उसका अन्न भंडार लबालब भर गया। उसने एक नया ट्रैक्टर खरीदा, अपने घर को रंग बिरंगी टाइलों से सजाया और सिमरन और गुरजीत को पास के लुधियाना शहर के एक निजी स्कूल में भेज दिया। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक साया छाया था। बलदेव, जो अब भूमिहीन था, हरप्रीत के खेतों में मजदूरी करता था, उसका हौसला टूटा हुआ था। हरप्रीत जब भी उसे देखता, उसके सीने में बेचैनी की एक टीस उठती, लेकिन वह उसे अपने अभिमान के नीचे दबा लेता। एक सर्दी में एक घुमक्कड़ साधु गांव में आया। उसके भगवा वस्त्र और शांत स्वभाव ने गांव के चौराहे पर भीड़ खींच ली, जहां उसने धर्म और कर्म के अपरिहार्य सिद्धांत पर बात की। हरप्रीत, जिज्ञासु लेकिन संशयी, उस सभा में शामिल हुआ। साधु की पैनी निगाहें मानो उस पर टिकी थीं जब उसने कहा, हर कर्म, अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में बोया गया एक बीज है। ये बढ़ेगा और तुम इसका फल पाओगे, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इन शब्दों ने हरप्रीत को बेचैन कर दिया और बलदेव के विनती भरे चेहरे की यादें ताजा हो गईं। उस रात हरप्रीत ने एक विशाल खेत का सपना देखा, जिसकी फसलें काली और बेजान हो गई थीं। दूर बलदेव खड़ा था, उसकी आंखें आरोप लगा रही थीं। हरप्रीत पसीने से तरबतर हो उठा। जसविंदर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे गीली मिट्टी की तरह चिपकी हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक ऐसा तूफान आया जैसा उसने पहले कभी याद नहीं किया था। बारिश ने खेतों को भिगो दिया और सतलुज उफान पर आ गई, जिससे हरप्रीत की जमीन डूब गई।
उसकी फसलें डूब गईं और उसका अनाज का भंडार बह गया। गांव हालांकि तबाह हो गया था, जल्दी ही ठीक हो गया, लेकिन हरप्रीत के खेतों को बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा झेलना पड़ा। तबाही का जायजा लेते हुए हरप्रीत का दिल बैठ गया। सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। उसने गांव के साहूकार रंजीत नाम के एक आदमी से पुनर्निर्माण के लिए कर्ज लिया। रंजीत को अपने यौवन के दिनों में हरप्रीत की तरह एक अवसर दिखाई दिया। मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, उसने कहा, लेकिन 20% ब्याज पर, और अगर तुम नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। हरप्रीत, जिसके पास कोई और चारा नहीं था, मान गया और उसने उन कागजों पर दस्तखत कर दिए जो उसके गले में फंदा जैसे लग रहे थे। मौसम बदल गया, लेकिन हरप्रीत के खेत ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पानी से लबालब और बंजर जमीन से बहुत कम फसल हो रही थी। उसका कर्ज बढ़ता गया और रंजीत का आना जाना बढ़ता गया। हर बार उसे अपनी जमीन पर मंडराते खतरे की याद आती रही। जसविंदर, जो हमेशा धैर्यवान था, ने उसे गांव से मदद मांगने के लिए कहा, लेकिन हरप्रीत का अहंकार डटा रहा। मैंने हमेशा अकेले ही काम चलाया है, उसने झटके से कहा, हालांकि डर उसे खाए जा रहा था। एक शाम जब हरप्रीत आग के पास बैठा था, सिमरन चिंता से भरी आंखों से उसके पास आए। पापा, बलदेव अंकल इतने उदास क्यों हैं? उनका कहना है कि आपकी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये शब्द हरप्रीत की उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरे चुभ गए। उन्होंने सिमरन को सोने भेज दिया, लेकिन उसका सवाल बना रहा। उस रात साधु के शब्द उसके जहन में फिर से गूंज उठे, जो बोओगे वही काटोगे। अपनी जमीन बचाने के लिए बेताब हरप्रीत ने एक ही विकल्प चुना, अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया। उसने पड़ोसी गांव के एक धनी किसान से संपर्क किया, लेकिन उस किसान ने जमीन की खराब मिट्टी का हवाला देते हुए जमीन की कीमत से बहुत कम दाम देने की पेशकश की। बलदेव से हरप्रीत के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बाजार अच्छा नहीं है। कोई और विकल्प न होने पर उसने जमीन बेच दी। इस सौदे का कड़वा स्वाद उसके दिल में रह गया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, हरप्रीत की किस्मत गिरती गई। गुरजीत को बुखार हो गया, जो हफ्तों तक रहा, और इलाज के बिलों ने बची खुची बचत भी खत्म कर दी। जसविंदर ने परिवार का पेट पालने के लिए सिलाई का काम शुरू किया। उसके हाथ भले ही खुरदुरे थे, लेकिन हौसला अटूट था। हरप्रीत, जो कभी एक गौरवान्वित परिवार का मुखिया था, अपने फैसलों का बोझ महसूस कर रहा था। उसे हर संघर्षरत किसान में बलदेव का चेहरा नजर आने लगा। रंजीत के ठंडे हिसाब किताब में उसका अपना अहंकार झलकने लगा। एक दिन बलदेव बीमार पड़ गया और अब काम नहीं कर सकता था। हरप्रीत, एक अपराध बोध से ग्रस्त, जिसे वो अब और अनदेखा नहीं कर सकता था, उससे मिलने गया। बलदेव एक तंग झोपड़ी में चारपाई पर लेटा था, उसकी सांसें फूल रही थीं। मुझे माफ करना, हरप्रीत ने भावुक स्वर में कहा। मैंने तुम्हारे दर्द का फायदा उठाया, मैं गलत था। बलदेव, कमजोर लेकिन क्षमाशील, ने हरप्रीत के हाथ पर हाथ रखा। हम सभी गलतियां करते हैं हरप्रीत जी, बोझ उतार दो, दूसरों की मदद करो और तुम्हें शांति मिलेगी। बलदेव के शब्द हरप्रीत के दिल में एक चिंगारी की तरह थे। वो बदलने लगा। शुरुआत में धीरे धीरे उसने संघर्षरत मजदूरों को काम दिया, उन्हें उचित वेतन दिया। उसने अपनी बची हुई फसल जरूरतमंदों में बांट दी, जिससे उसे गांव का सम्मान वापस मिल गया। जब एक युवा विधवा अमृता को रंजीत के हाथों अपनी जमीन खोने का खतरा महसूस हुआ, तो हरप्रीत ने आगे आकर उसकी जमीन उचित दाम पर खरीद ली और उसे तब तक मुफ्त में पट्टे पर दे दिया जब तक वह दोबारा घर नहीं बना लेती। गांव वालों ने देखा और उसके लालच की फुसफुसाहटों की जगह उसकी दयालुता की फुसफुसाहट ने ले ली। फिर भी हरप्रीत के अतीत के परिणाम अभी भी मंडरा रहे थे। अपने पैसों के लिए अधीर रंजीत ने हरप्रीत की बची हुई आधी जमीन हड़प ली। यह नुकसान एक बड़ा झटका था, लेकिन हरप्रीत ने नए जोश के साथ इसका सामना किया। वह अपने मजदूरों के साथ काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसका दिल हल्का था। जसविंदर ने उसमें आए बदलाव को देखकर महीनों में पहली बार मुस्कुराई। वेद सही थे, उसने कहा। कर्म सजा नहीं है, यह एक शिक्षक है। गांव हालांकि छोटा था, दुनिया की व्यापक परेशानियों से अछूता नहीं था। अगले साल सूखा पड़ा, जिससे खेत सूख गए और समुदाय के हौसले की परीक्षा हुई। अब बदले हुए हरप्रीत ने गांव वालों को एकजुट किया। उन्होंने पास की एक नहर से एक नई सिंचाई नहर खोदने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया, जिसमें उन्होंने श्रम और संसाधनों को आपस में बांट लिया। इस नहर ने सूखी जमीनों में पानी पहुंचाया, जिससे न केवल उनके खेत बल्कि उनके पड़ोसियों के खेत भी बच गए। गांव के बुजुर्ग, जो कभी हरप्रीत से चिंतित थे, अब उनके नेतृत्व की प्रशंसा करने लगे, और यहाँ तक कि रंजीत ने भी अनिच्छा से ही सही उनके प्रयासों को स्वीकार किया। हरप्रीत का परिवर्तन खेतों से आगे भी दिखाई दिया। उन्होंने सिमरन और गुरजीत को करुणा और विनम्रता के मूल्य सिखाना शुरू किया, अपनी गलतियों के किस्से उन्हें सबक के तौर पर सुनाए। अपने पिता के बदलाव से प्रेरित होकर सिमरन ने गांव में उन बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जिनके परिवार औपचारिक शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते थे।
अब स्वस्थ हो चुके गुरजीत ने बुजुर्ग गांववासियों के कामों में उनकी मदद करना शुरू कर दिया। उनकी हंसी समुदाय की कठिनाइयों पर मरहम का काम करती थी। एक बसंत ऋतु में जब खेत सरसों के फूलों से लहलहा रहे थे, गांव में एक उत्सव आया। हवा गुड़ की खुशबू और ढोल की आवाज से महक रही थी। हरप्रीत, जो अब एकांत प्रिय जमींदार नहीं रहा, उत्सव में शामिल हुआ। गांव वालों के साथ नाच रहा था और बच्चों के साथ मिठाइयां बांट रहा था। अमृता, जो अब अपनी पुनः प्राप्त जमीन पर फल फूल रही थी, घर के बने लड्डुओं की एक टोकरी लेकर उसके पास आए। हरप्रीत जी, आपने मुझे उस समय आशा दी जब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, उसने कहा। ये गांव आपकी वजह से मजबूत है। हरप्रीत की आंखें दुख से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भर गईं। उसने बलदेव के बारे में सोचा, जिसकी क्षमा ने उसे इस राह पर ला खड़ा किया था। साधु के शब्द एक बार फिर गूंजे, हर कर्म एक बीज है। हरप्रीत ने लालच बोया था और नुकसान काटा था, लेकिन दया बोकर उसने मोक्ष की फसल काटी थी। उसके खेत हालांकि छोटे थे, फिर भी उपजाऊ हो गए थे। देखभाल से देखभाल की जाती थी और प्यार से बांटे जाते थे। सालों बाद हरप्रीत बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। अब उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन वह संतुष्ट था। शिक्षिका सिमरन और सामुदायिक कार्यकर्ता गुरजीत ने उसकी करुणा की विरासत को आगे बढ़ाया। गांव, जो कभी बटा हुआ था, अब एकजुट हो गया। उसके खेत साझा सपनों का एक टुकड़ा थे। हरप्रीत जानता था कि कर्म कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि एक जीवन धारा है जो हर चुनाव में बह रही है। उसने अपने कर्मों का फल भोगा था, लेकिन उन्हें स्वीकार करके उसे एक उद्देश्य मिल गया था। जैसे ही सतलुज नदी डूबते सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी, हरप्रीत ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने कर्मों की गूंज के साथ शांति में। और यही दोस्तों कर्म की प्रतिध्वनि की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा हर कर्म एक बीज बोता है और यह हम पर निर्भर करता है कि वो खुशी में खिलता है या दुख में। आपको हरप्रीत का सफर कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। हमें ये जानकर खुशी होगी कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। और भी दिल को छू लेने वाली और विचारोत्तेजक कहानियों के लिए स्पिरिचुअल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी डालें, आपको सूचित किया जाए। अगली बार तक दया के बीज बोते रहें और आपका मार्ग प्रकाश से भरा रहे।